सो हेलो एवरीवन। मैंने कहा था आप लोगों से कि जो पोर्शन मेरा कवर नहीं हुआ है उसके मैं वीडियोस लेके आऊँगा। हमारा इसके पहले वाला टॉपिक था कोड ऑप्टिमाइजेशन का। तो बेसिकली उसके लिए मुझे वो गेट स्मैशर वाला वीडियो ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने उसी को पोस्ट कर दिया। सो यू कैन रेफर दैट वीडियो एंड उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात आती है आपकी डैग रिप्रेजेंटेशन की। डैग का मतलब होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको नोट्स में से निकाल के दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो डैग होता है ये बनता है आपके बेसिक ब्लॉक से। ठीक है, अब बेसिक ब्लॉक्स क्या होता है उसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। और ये बेसिकली होता है किसके लिए, तो ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक के लिए। अब यहाँ पे इनपुट जो होता है वो आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है। ठीक है, हमें हमें पता है कि हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो होता है उससे यहाँ पे आपको जो है एज एन इनपुट मिलता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जनरेटर क्या करता है, यहाँ पे आपको 3 एड्रेस कोड हमें देखने को मिलता है जो इसका आउटपुट होता है। ओके, सो 3 एड्रेस कोड जो होता है दैट इज बेसिकली यूज फॉर दिस डैग रिप्रेजेंटेशन। अब ये डैग होता क्या है, इट इज जैसे नाम बता रहा है, इट इज एन असाइक्लिक ग्राफ। पर इसके पहले भी हमने सिंटैक्स ट्री बनाया है, पार्सिंग हम लोग देख रहे थे बहुत दिनों से, हमने बहुत लंबा समय पार्सिंग के ऊपर बिताया। तो उसमें हमारे पास पार्स ट्री या फिर उसको हम लोग सिंटैक्स ट्री बोलते हैं। तो सिंटैक्स ट्री और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, दोनों के दोनों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो आपका डैग होता है, ये डैग बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कॉमन सब एक्सप्रेशन होता है इसको ये आइडेंटिफाई कर सकता है। आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर था वहाँ पे आपको वो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। डैग क्या कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। हमने देखा था कि कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से आपका ये 3 एड्रेस कोड बन जाता है। फिर उसके बाद हम कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते थे, जो अनवांटेड कोड था वो निकालते थे। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो पास ट्री क्या कर रहा है, जैसे कि वैसा वो उसका बना के दे रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिपीटेड कोड है, जो सेम फार्मूला अगर रिपीट हो रहा है, सेम एक्सप्रेशन अगर रिपीट हो रहा है, तो उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है और उसके लिए अलग से नोड्स नहीं बनाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास क्या क्या ऑप्टिमाइज हो रहा है, आपको टाइम कम लगेगा, स्पेस कम लगेगा। टाइम एंड स्पेस अगर कम लग रहा है, आपको कम लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आपको प्रोसेसिंग का पावर बढ़ेगा। सो सारी की सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे वो ऑप्टिमाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थ्योरी जो है मैंने पहले ही आप लोगों को दे के रखी है। ठीक है, थ्योरी में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि इसका जो लीफ होता है इट इज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द आइडेंटिफायर्स। मतलब सपोज हमने जो नोड्स बनाया है, ठीक है, तो अभी इसमें पता है हमको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूट नोड या फिर पेरेंट नोड, राइट। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। ठीक है, तो ये लीफ नोड जो होती है दिस इज नथिंग बट योर आइडेंटिफायर। ठीक है, ये भी जो होगी दिस वुड बी योर आइडेंटिफायर। ठीक है, तो डैग रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका होता है। द इंटीरियर नोड ऑफ द ग्राफ आर लेबल्ड बाय एन ऑपरेटर्स। तो ये जो अंदर वाला नोड होता है इंटीरियर वाला, तो इसको हम लोग ऑपरेटर्स देते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अभी हम लोग इसका एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को एक क्लियर हो जाएगा। Now nodes are also given a sequence of identifier for label to store the computed value। अब यहाँ पे देखो, हमने जैसे बोला है कि ये जो नोड होती है, लीफ होता है, इसको हम लोग आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आइडेंटिफायर जो होते हैं वो इस लीफ पे होते हैं। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक आपके नोड के ऊपर आपके पास 2 आइडेंटिफायर भी रह सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, एक भी रह सकता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला है कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफायर जो है वो यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, देन इज द वे टू डिटरमाइन द कॉमन सब एक्सप्रेशन। तो अब ये कॉमन सब एक्सप्रेशन को हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन में कैसे डालते हैं वो हम बाद में देखेंगे। नाउ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे और पास ट्री में या सिंटैक्स ट्री में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दिस इज अ ग्राफ। ठीक है, इट इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ।
तो ग्राफ में क्या होता है, सपोज मैंने अगर पास्ट ट्री की बात की है तो हमने जो पास्ट ट्री बनाया था पुराना वाला वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इसके इंटीरियर में मुझे क्या था वो उतना याद नहीं है, पर जितना मुझे याद आ रहा है वो कुछ इस तरीके से हमारा पुराना वाला जो पास्ट ट्री था वो बना था। हमने जो स्टार्टिंग में सबसे पहला एग्जांपल देखा था जब हमने पूरा लेवल बाय लेवल हर एक चीज़ पढ़ी थी, तो ऐसे कुछ था या फिर शायद इससे भी कम होगा, पर इस टाइप से यहाँ पे आपको बन रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज योर ट्री डायग्राम, जहाँ पे आपके पास एक रूट नोड है। ठीक है, रूट नोड से आपके चाइल्ड बन रहे हैं, चाइल्ड से आपके सब चाइल्ड बन रहे हैं, उसके सब चाइल्ड बन रहे हैं। तो दिस इज अ ट्री डायग्राम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बना रहे हैं मतलब सपोज दिस इज माई वन नोड, दिस इज माई अनदर नोड। नाउ अगर मेरे पास ये और है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये और स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो ये नोड मेरी हो सकता है इस नोड के साथ कनेक्टेड हो, ये नोड हो सकता है इस नोड के साथ कनेक्टेड हो, ये नोड हो सकता है इस नोड के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो रहेगा आपके सिंटैक्स ट्री में आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका जो है ग्राफ जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि कनेक्शन आपके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, एल्गोरिदम पहले समझते हैं कि हमें किस वे से इसको बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एल्गोरिदम फॉर डाइक। ठीक है, आई सपोज कि आप लोगों को ये जो थ्योरी है वो क्लियरली दिख रही होगी मोबाइल पे, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रीडेबल लग रहा है। पर अगर नहीं होती है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है 4th यूनिट की उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बेटर वीडियो पॉज कर लेना, वो पीडीएफ ओपन कर लो, ये जो पूरा एल्गोरिदम है एक पेज पे लिख लेना और साथ साथ मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो आते हैं एल्गोरिदम के ऊपर। इनपुट में बोल रहा है कि इट कंटेन्स द बेसिक ब्लॉक, तो जो हमारा थ्री एड्रेस कोड जो रहेगा वो यहाँ पे एज एन इनपुट होता है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली है, पहला नियम क्या बोलता है, ईच नोड कंटेन अ लेबल ऑफ लीव एंड लेबल ऑफ एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईच नोड जो हमने देखा था, इट कंटेन्स अ लेबल एंड दैट लेबल इज आइडेंटिफायर, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। देन ईच नोड कंटेन अ लिस्ट ऑफ अटैच आइडेंटिफायर दैट होल्ड्स द कंप्यूटेड वैल्यूज। अब यहाँ पे हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इन्हीं तीन पॉसिबिलिटी में से किसी एक में होगा, क्योंकि थ्री एड्रेस कोड है तो थ्री से ज़्यादा आपके पास ऑपरेंड्स नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमारे पास एक रिजल्ट होगा, ठीक है, और दो ऑपरेंड होंगे और एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, या फिर आपके पास एक रिजल्ट होगा, एक ऑपरेंड होगा और एक ऑपरेटर होगा। हमें पहले ही देख चुके हैं कि सपोज एक्स प्लस वाई इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड, ये होता है ऑपरेटर, और इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, देन लास्ट में क्या हो सकता है कि दोनों इक्वल टू है, विदाउट ऑपरेटर हमारे पास ऐसी केस हो सकती है। अब ये इसका कहना क्या होता है ये अभी थोड़ा आगे हम और चलते हैं, उसके बाद ये जो सिचुएशन है ये आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देन स्टेप वन। ठीक है, इफ वाई इज ऑपरेंड, स्टेप वन किस में देखना है, इसमें देखेंगे। ठीक है, ये जो एग्जांपल है इसी को कंसिडर करेंगे। इफ वाई इज ऑपरेंड इज अनडिफाइंड देन क्रिएट अ नोड वाई। ठीक है, तो सपोज पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ इसको। हमने यहाँ लिखा है एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, कोलन इक्वल टू और नॉर्मल इक्वल टू सेम होता है वाई ऑपरेटर और जेड। ठीक है, ये एक यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके पास, y की तरफ। तो y अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है, अगर y का नॉर्मल है तो ये क्या बोल रहे हैं, सिंपली एक y नाम का नोड बना लो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक y नाम का यहाँ पे नोड बना लो, ये इसका कहना यही है, इफ y इज एन ऑपरेंड देन क्रिएट अ नोड y। वैसे ही ये बोल रहा है कि z इज अनडिफाइंड, मतलब z का अभी तक आपने नोड बनाया नहीं है। ठीक है, देन क्रिएट अ नोड फॉर जेड ऑल्सो, तो हम लोग क्या करते हैं जेड के लिए भी एक नोड बना देते हैं। ठीक है, सिंपल। सपोज दिस इज एन एग्जांपल जिसमें आपको x इक्वल्स टू वाई, बीच में कोई एक ऑपरेशन है और z दिया हुआ है। तो अगर y के लिए नोड नहीं बनाया तो y के लिए पहले बना दो, z के लिए नहीं बनाया तो z के लिए बना दो। देन कमिंग टू स्टेप टू।
फॉर केस वन, मतलब जो हम केस देख रहे हैं, दिस इज केस वन, क्रिएट अ नोड फॉर ऑपरेटर हुज राइट चिल्ड्रन इज जेड एंड हुज लेफ्ट चाइल्ड इज वाई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो बीच वाला ऑपरेटर है इसके लिए भी एक नोड बना लो। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर के लिए भी एक नोड बना देता हूँ जिसका लेफ्ट साइड वुड बी वाई एंड राइट साइड वुड बी जेड। आसान भाषा में समझने के लिए ऑपरेटर के जो लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट साइड बनाएंगे हम, और ऑपरेटर के जो राइट साइड में होगा उसका हम राइट साइड बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर सब लोगों को? देन चेक वेदर देर इज अ नोड ओपी विथ वन सिंगल चाइल्ड नोड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब केस टू की अगर बात करते हैं, केस वन हो गया, केस वन सॉल्व हो गया, केस वन में कोई दिक्कत ही नहीं है। केस टू में हमने क्या लिखा था कि एक्स कोलन इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मल इक्वल टू ऑपरेटर वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केस टू का मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर के लिए सिंगल नोड वाई है क्या? तो यहाँ पे हमारे पास हमने दोनों नोड पहले से बना के रखे, तो ये सिंगल नोड वाई पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी केस हमारे पास क्या थी, एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू वाई के लिए क्या बोल रहा है, फॉर केस थ्री नोड एन विल बी दी नोड वाई। तो ये जो वाई नोड है ये क्या हो जाएगी, ये एक्स भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वाई के साथ साथ यहाँ पे x भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलरली क्या है, y की वैल्यू जो है वो x में जा रही है, तो आप इसको y को रिप्लेस करके x भी लिख सकते हो या दोनों को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो था वो आसान था। बेसिकली आपको क्या समझना था कि सपोज आपको एक एग्जांपल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसका जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है उसका लेफ्ट साइड बनाओ, राइट साइड में जो ऑपरेंड है उसका राइट साइड बनाओ। ठीक है, दूसरी एक केस क्या हो सकती है, एक ऑपरेंड दिया हुआ है आपको और एक ऑपरेटर दिया है, ये ऑपरेंड दिया हुआ है, एक ऑपरेटर दिया है, तो उसके लिए कुछ बना है क्या, बनाओ। सपोज यहाँ पे y की जगह अगर होता यहाँ पे z, ठीक है, सपोज यहाँ पे z होता तो मैं क्या करता, यहाँ से एक और निकाल के यहाँ पे z नोड में बना देता। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि ऑपरेंड से निकलता हुआ, सॉरी ऑपरेटर से निकलने वाला एक आपका z नाम का ऑपरेंड होना चाहिए। ठीक है, नाउ y के लिए भी x इक्वल्स टू वाई जो है उसके लिए भी, अब सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ x से। अब इसके बाद आते हैं आउटपुट वाला। ये जो हमने जितना भी पार्ट बनाया, ये जो हमने जितना भी अभी ग्राफ बनाया, दिस वाज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। अभी तक हमने राइट हैंड साइड की कोई बात नहीं की, राइट हैंड साइड वाला आया है आपका आउटपुट वाले में कवर होता है। तो आउटपुट में क्या बोलता है, फॉर नोड एक्स डिलीट एक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर, अपेंड एक्स टू द अटैच आइडेंटिफायर लिस्ट फॉर द नोड एन फाउंड इन स्टेप टू एंड फाइनली सेट द नोड टू एक्स। ठीक है, पढ़ने में समझने में कुछ दिमाग में नहीं आया है, सिंपली क्या करना है आपको कि जैसे ये स्टेप टू में हमने क्या हुआ, स्टेप टू में मैं वापस एक बार बनाता हूँ, स्टेप टू में हमने क्या किया, ये हमारा ऑपरेटर था, इसका एक हमने लेफ्ट चाइल्ड बनाया एज वाई एंड राइट साइड बनाया एज जेड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये किसके लिए है, ये जो ऑपरेशन है y के ऊपर और z के ऊपर परफॉर्म होने वाला है, इसका रिजल्ट किस में स्टोर होने वाला है, तो इसका रिजल्ट हमने देखा यहाँ पे x में स्टोर हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे अपेंड कर देंगे एज x। ये आउटपुट में जितना कुछ इन्होंने दो तीन लाइन में लिखा हुआ है जो सर के ऊपर से जा रहा है, उसका कहना इतना ही है कि ये जो ऑपरेटर जो ये दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, तो x में होगा। ठीक है, इतना क्लियर सब लोगों को? ठीक है, अगर इतना नहीं समझा होगा तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस एक बार देख लेना। अब मैं डायरेक्टली जाता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिए लेके रखा है। हम्म, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखो, आपको पहले से ही थ्री एड्रेस कोड देख के रखा हुआ है। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी इंटू सी, डी इक्वल्स टू बी, ई इक्वल्स टू डी इंटू सी, बी इक्वल्स टू ई, एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड जी इक्वल्स टू डी प्लस एफ। ठीक है, तो ऊपर वाले जो मेथड वाले स्टेप्स है उसी को ही देखते देखते हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको दे देंगे हम लोग स्टेप नंबर वन। तो स्टेप नंबर वन में हमको क्या करना है,
बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को मैं लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हमने जैसे पहले पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, आपका पेरेंट बनता है। मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन के जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड था उसके बनेगा आपका लेफ्ट चाइल्ड, तो यहाँ पे मैंने बना दिया बी। और उसके लिए राइट साइड बनेगा जो राइट साइड में ऑपरेंड है वो, ठीक है। सिंपल है इतना। अब इसके बाद हमारा आउटपुट क्या बोलता है कि जो भी हमने यहाँ पे जिसके लिए भी ऑपरेशन है, जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे अपेंड कर दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। क्लियर। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 मतलब ये वाला नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपका कमांड, ठीक है। नेक्स्ट कमांड में क्या बोल रहा है वो, डी जो है इट वुड बी इक्वल्स टू बी। तो सिंपली आपका ये जो ग्राफ है ये ऐसे के ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपको सबको पहले से ही पता है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है। अब ये बी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग डी भी लिख देते हैं, और यहाँ पे आ गया मेरा सी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे रहने वाली है वैल्यू, ये ए वैसे के वैसे, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग ध्यान दे देना। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, ये वाली थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप यहाँ लिखता हूँ मैं। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, डी इंटू सी, ठीक है। डी इंटू सी। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस विल आइडेंटिफाई सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो डी, डी और बी जो है, इसके पहले वाले स्टेप में हमने बोला था कि डी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू डी, मतलब डी और बी जो है वो दोनों सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन हमने पहले से ही बना के रखा था, वो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन बी और सी के ऊपर था, पर बी इज इक्वल्स टू डी, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास देखो ये डी इंटू सी वाला ऑपरेशन पहले से ही मौजूद है, तो इसके लिए दूसरी कोई स्टेप हमको बनानी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पहले से ही है, हमारे पास यहाँ था बी कॉमा डी और सी, ठीक है। ये वाला हमारा था ए के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ई के लिए भी ये वाली स्टेप हम देख रहे हैं। ई के लिए भी क्या बोल रहा है, डी इंटू सी। तो डी इंटू सी बना के रखा है, सिंपली इसके साथ साथ हम ई को भी अपेंड कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए का जो ऑपरेशन का रिजल्ट आने वाला था, ई के लिए भी वही सेम ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। क्लियर। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, बी इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू ई, तो ई हमारे पास पहले से ही बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें अपेंड कर देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन वैसे के वैसा, नीचे में आपका डी जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, सी जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ए कॉमा ई, और ई के साथ साथ आ गया यहाँ पे आपका बी भी, ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही जगह पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन ने उन्होंने बोला था कि बी इक्वल्स ई इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 को मैं नीचे लिखता हूँ या फिर इधर साइड में लिखता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 5, चलो। स्टेप नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं कि f इक्वल्स टू बी इंटू सी, ठीक है। f इक्वल्स टू बी इंटू सी। तो अभी हमारे पास देखो b पहले से ही है हमारे पास। देखो मैं पुराना वाला जो ग्राफ है वो वैसे के वैसे पहले रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बना हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यहाँ पे d मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास c मौजूद है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास है a कॉमा ई कॉमा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या बोल रहा है, ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर हमने पहले बनाया है क्या, नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक प्लस ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट ऑपरेंड में कौन है, बी। तो देखो ये नोड पे हमारे पास बी पहले से मौजूद है, और दूसरा राइट साइड वाला चाइल्ड कौन सा है, सी। तो सी भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे एक प्लस बना देता हूँ, ठीक है। ये प्लस ऑपरेशन, प्लस का लेफ्ट साइड कौन है, बी। तो ये रहा बी, और राइट साइड कौन है, सी। तो ये रहा सी। क्लियर। हमने क्या किया, नॉर्मली मैं वापस बैक जाके आपको बताता हूँ। ये वाला ग्राफ हमने स्टेप नंबर 4 में बनाया था। 5 में हमें क्या करना है,
बी प्लस सी के लिए बनाना है। तो प्लस वाले ऑपरेशन के लिए हमारे पास कोई मौजूद नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक प्लस वाले के लिए नोड बना दिया। प्लस वाले के नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, तो बी है, तो बी हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कनेक्ट कर देंगे। और प्लस वाले ऑपरेशन का राइट चाइल्ड कौन है, तो सी है, तो सी भी हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम लोग ने इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये बन गया आपका स्टेप नंबर 5। अब आते हैं आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 6, जो हमारा लास्ट वाला ये वाला है। इसके लिए भी पहले मैं आपको जो मौजूद है उसको पहले से ही बना देता हूँ मैं। हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन था पहले से ही। मल्टीप्लिकेशन ये है आपका डी, ये है आपका सी, यहाँ पे हमने बनाया था अभी प्लस पिछले स्टेप में, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने इसका लिए लिखना भूल गया था, ये है आपका एफ वाला स्टेप। तो ये है एफ वाला स्टेप। यहाँ पे हमारे पास ए, ई और बी मौजूद है, ठीक है। इतना हो गया। अब 6 स्टेप में क्या बोल रहे हैं हम लोग, G इक्वल्स टू डी प्लस एफ। तो एफ हमारे पास पहले से ही है, डी भी हमारे पास पहले से ही है। अब क्या करना है, ये वाला प्लस मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये एफ वाले के लिए है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और प्लस ऑपरेटर में लेता हूँ। ये प्लस का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, तो डी। तो ये रहा मेरा, यहाँ से मैंने डी कनेक्ट कर दिया। और राइट चाइल्ड कौन है, एफ। तो मैंने यहाँ से राइट चाइल्ड कनेक्ट कर दिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ एस जी। So this is your final directed acyclic graph for the given example. क्लियर? इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट करने के लिए आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। मेरी मेहनत यहाँ पे बच गई। तो आई गेस सब लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही गलत टाइप किया है। 2 मिनट, इसको चाहिए ब्रैकेट। हाँ, अभी आ गए एग्जांपल के ऊपर। अब ये एग्जाम्पल आप लोगों को जो देख रहा है, ये है आपका एक नॉर्मल एक्सप्रेशन। तो हो सकता है कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट 3 एड्रेस कोड दिया जाए, या फिर कभी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसका आपको क्या करना है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाना है। तो ये पहले एक्सप्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा इनटू योर 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड में कन्वर्जन करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, टेम्पररी वेरिएबल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ T1। T1 में हम लोग क्या करेंगे, जो पहला मेरा ऑपरेशन है उसको स्टोर करके रख देंगे T1 में। तो पहला ऑपरेशन क्या है मेरा, a प्लस बी। तो a प्लस बी मेरा जो हो गया T1 में स्टोर हो गया। T2 में मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो आगे में आप लोगों को दिखेगा a प्लस बी पहले से ही है, तो यहाँ पे T2 में मैं ये ब्रैकेट ले लेता हूँ। तो जैसे हमने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा था, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दैट इज फॉर T1। दूसरा ब्रैकेट में क्या दिख रहा है आपको, ये जो a प्लस बी है, दिस इज नथिंग बट T1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका T1 प्लस सी, ठीक है। और तीसरा आपका टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, T3 में क्या स्टोर हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन किसका किसका हो रहा है, T1 T1 इंटू T2, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे वॉइस और हैंडराइटिंग को कोऑर्डिनेट करके खुद समझ जाओ, ठीक है। तो हमारे पास ये अभी 3 एड्रेस कोड बन चुका है। अब 3 एड्रेस कोड को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली फर्स्ट स्टेप मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, पहला वाला ऑपरेशन हम लोग देखेंगे किसके ऊपर हो रहा है, एडिशन के ऊपर, प्लस के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ये वाला कलर दिखने में तो अच्छा है पर दिखेगा नहीं ज़्यादा अच्छे से, रेड वाला ही रहता है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, ए प्लस बी। ऑपरेशन कौन सा है, प्लस। ऑपरेशन को ऊपर रखेंगे वो पेरेंट बनता है। प्लस का लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, दैट इज ए। राइट साइड वाला राइट चाइल्ड बनेगा, दैट इज बी, ठीक है। ए प्लस बी बन गया, इसका नाम क्या है, T1। तो इसको मैं ब्लैक कलर से नाम दे देता हूँ T1। नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या बनेगा, T1 प्लस सी बोल रहा है, ठीक है। T1 प्लस सी, तो ये पूरा का पूरा क्या है, T1 है। तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको मैं पहले से ही बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा T1।
अब मुझे क्या करना है, T1 प्लस सी बनाना है, तो प्लस वाला ऑपरेटर बनाना है, तो मैं किसका प्लस का लेफ्ट चाइल्ड क्या रहेगा, T1। तो यहाँ से ये लेफ्ट चाइल्ड से मैंने बना दिया प्लस, और राइट चाइल्ड क्या है, सी। तो मैं यहाँ पे इसका एक राइट चाइल्ड क्रिएट कर देता हूँ सी। इजी। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, T2। राइट, ये बन गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, T1 और T2, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन अब तक हमारे पास था नहीं, तो मैं मल्टीप्लिकेशन बना देता हूँ। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 है। मल्टीप्लिकेशन किसका किसका हो रहा है, T1 T2, और ये वैसे के वैसे नीचे वाला, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अच्छा, अभी कुछ लोग होंगे जिनको मैंने ये जो किया ये समझ में नहीं आया होगा, तो अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं इजी वाला बताता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इसी को, ये जो है इसी को एक्सपांड करते हैं। तो पहले ये वाला मैं बना देता हूँ, यहाँ पे प्लस था हमारे पास, यहाँ पे भी प्लस था। ठीक है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, और ये है मेरा सी। ठीक है, ये था मेरा T1, ये था T2, ये यहाँ पे कनेक्टेड था। अभी मुझे क्या करना है, T1 इंटू बनाना है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बना देता हूँ, और ये हो जाएगा T1 इंटू T2। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई, पर T3 से स्टार्ट किया था। जिसको समझ में नहीं आया, हमने सिर्फ यहाँ पे ये एडिशनल ऊपर वाला ये जो मल्टीप्लिकेशन था इतना ही ऐड किया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर डैग रिप्रेजेंटेशन। ओके।